Very good morning, dear student. Welcome to the class point. Dear student, today we are discussing the CBSE sample papers, and with reference of that one, we are taking some model test paper. How to solve the important questions for the class 10. So let's see different type of important questions. This is from first chapter. क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ HCF ऑफ x, y, इन दो नंबर कोई भी है x एंड y, HCF ऑफ x एंड y is given as 3 and product of the number यानी x into y that is 180, then LCM of x, y यानी इन दोनों का LCM क्या होगा? तो आपने फॉर्मूला एक पढ़ा है, LCM into HCF is always equal to the product of the number. ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है. अब इसमें क्या है, आपको HCF दे रखा है तो HCF की जगह हम 3 लिख देंगे और LCM आपको निकालना है. x into y दे रखा है 180, so LCM equal to 180 by 3. ठीक है ना, ये इधर से 3 को ट्रांसफर करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 180 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपका आ जाएगा 16. तो इसका आंसर आपका आ गया 16. तो ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन ए करेक्ट. अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे. सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इन द इक्वेशन, आपको इक्वेशन दे रखा है a1x b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2. ये दो इक्वेशन दे रखा है. एज यू नो these both are pair of linear equation in two variables. If now इसकी सारी कंडीशन और दे रखी है, a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. कंडीशन क्या है? a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? then the equation will represent, तो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा? that is options are given. ऑप्शन ए कह रहा है कॉन्साइड लाइन, ऑप्शन बी कह रहा है पैरेलल लाइंस. क्या ये पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा? और सी कह रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन, सी है इंटरसेक्टिंग लाइन. और डी कह रहा है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज. तो जैसे कि आपको पता है, ये कंडीशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 upon a2 not equal to b1 because these are given in standard form. So a1 upon a2 not equal to b1 upon b is the condition for the unique. Unique कब होगा? जब line will be intersect. So we can say here option C is correct. ठीक है ना, line are intersecting. ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑप्शन सी. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड सी. बड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि आप लोगों ने रिवीजन कर ही रखा है, टेस्ट दिए. द लेंथ ऑफ द डायगोनल of a rhombus are 6 cm and 8 cm. आपको क्या दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में? लेंथ ऑफ द डायगोनल आर गिवन है 6 cm एंड 8 cm. यानी गिवन पहले डायगोनल की लेंथ 6 cm है और दूसरे की 8. देन द पेरीमीटर ऑफ द rhombus इज, ठीक है ना, देन द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस. तो पेरीमीटर क्या था? 4 इंटू साइड होता है पेरीमीटर, बिकॉज देयर आर 4 साइड ऑफ ए रोम्बस. तो पेरीमीटर आपको निकालना. शॉर्ट में मैं लिखूंगा पेरीमीटर क्या होगा. तो अब देखिए रोम्बस में आपको फिगर बना लीजिए. ये आपका रोम्बस आ गया, ऑल साइड आर इक्वल. इसको नाम दे दीजिए ABCD. ABCD इज ए रोम्बस. ये आपको डायगोनल है, तो ये 6 दे रखे हैं. और आपको पता है कि डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट एट द सेम पॉइंट.
रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज द 3 and this is 4. Now you can use the Pythagoras theorem. Also you know the diagonal of a rhombus bisect at 90 degree. तो ये दोनों बाइसेक्ट भी करेंगे और राइट एंगल पे भी होंगे। तो इसमें अगर आप ये राइट ट्रायंगल आ जाएगा तो ये 90 डिग्री है। सो AD यूजिंग Pythagoras theorem, AD इक्वल टू रूट ऑफ AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। तो AO की जगह 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। You can simplify 16 plus 9 25, that is 5। तो आपका AD 5 आ गया। AD का मतलब one side of the rhombus is 4। अब पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर of rhombus, so perimeter क्या होता है? 4 into side। in rhombus you know that all side are equal, ठीक है ना, चारों साइड इक्वल होती है, इसलिए 4 into 5 that is 20। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 20। ऑप्शन आप लोग लिख लीजिए, मैं लिखे नहीं है। पहला कह रहा था 5 सेंटीमीटर, दूसरा 10 सेंटीमीटर और तीसरा है 15 और चौथा या डी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है ना। तो जब भी आपको पेरीमीटर निकालना हो रोम्बस का तो चारों साइड का प्लस होगा, लेकिन चारों ही साइड इक्वल होती है, इसलिए हम लोग 4 into साइड। और इंपॉर्टेंट चीज या नोटेबल चीज यहाँ क्या है कि आपको ये याद रखना है, डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है, देन यू कैन इजीली सॉल्व। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी सी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। in an equilateral triangle of side A, in equilateral triangle of side A दे रखी है, ट्राइंगल की साइड है A, then what say the length of altitude, length of the altitude, तो उसके altitude की लेंथ क्या होगी? ऑप्शंस आर a/2, b। क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए, साइड आपको ये दे रखी है, सो लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड की लेंथ क्या होगी? ऑप्शन ए है a/2, बी है √a/2, सी है √3/2a और डी ऑप्शन 2/√3। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर सकते हो, वैसे फॉर्मूला है आपको याद भी रह जाता है, कई बार सॉल्व करते हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ, जैसे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है ABC, इसकी हर एक साइड A है। अब हमको एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, यहाँ से we draw a altitude from the vertex A to side BC। तो जैसा कि आप जानते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जब भी एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करते हैं। एल्टीट्यूड मतलब ये 90 डिग्री और ये बाइसेक्ट भी करेंगे। तो अब अपने को ये निकालना है, AD निकालना, ये राइट ट्राइंगल हो गया। सो इन राइट ट्राइंगल, ABD, angle B equal to 90। So by Pythagoras theorem we can write here hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square। तो AB आपको यानी ट्राइंगल की साइड ऑलरेडी दे रखी है, AD आपको निकालना है एल्टीट्यूड, और ये BD आपको है a/2, राइट। Now you can simplify this, so a square equal to h square plus a square by 4। अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आ गया a square by 4, एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 4a square माइनस a square by 4 इक्वल टू h। तो ये कितना हो जाएगा 3a square by 4 इक्वल टू h। Now taking square root on both sides, दोनों क्योंकि h चाहिए तो ये इधर आएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो
तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ, तो √3/2e, ये आपका एल्टीट्यूड आ गया, ठीक है ना। तो एल्टीट्यूड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/2e, ठीक है। ये जनरली याद भी रह जाता है क्योंकि हमको पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद द साइड ए, ये आपको याद रखना चाहिए हमेशा, √3/4 a², ठीक है ना। ये एरिया का फॉर्मूला है, क्योंकि ये आपके एमसीक्यू में बहुत जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे, कुछ वैल्यूज आपको फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ से हमारा जो एल्टीट्यूड का ऑप्शन आ जाएगा वो सी है, राइट। सो यू कैन राइट डाउन दिस वन। नेक्स्ट वी सी क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्या कह रहा है, इन व्हेन ए डाई इज फ्रॉम, व्हेन अ डाई इज फ्रॉम, जैसा कि आपको पता ही है डाई के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, 6 स्पेस होते हैं, नंबर होते हैं स्पेस पे 1 से लेके 6 तक। सो व्हेन ए डाई इज थ्रोन, जब हम एक डाई को थ्रो करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर, अब क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ओड नंबर लेस देन 3, ऑप्शंस आर, ऑप्शन दे रखे 1/6, 1/3, सी है 1/2 एंड 0। तो देखिए डाई के अंदर टोटल नंबर क्या होते हैं, फेवरेबल आउटकम, पहले टोटल पॉसिबल आउटकम लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि ओड नंबर विच आर लेस देन 3, तो वैसे ओड नंबर देखा जाए तो हमारे पास कौन कौन से, 1 है, 3 है, 5 है, ये 3 ओड नंबर है। अब ये कह रहा है ओड भी होना चाहिए और लेस देन 3, तो 3 से लेस, 3 खुद नहीं होगा, तो ओनली 1, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 1। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हमारा 1 है और टोटल ये कितने हो गए, 6, तो 1/6, तो प्रोबेबिलिटी आपका आंसर आ गया ए, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसको लिख लीजिए। 6 है, इफ इट इज गिवन दैट triangle ABC is similar to triangle PQR. Triangle ABC is similar to triangle PQR with BC upon QR equal to 1/3, ये भी दे रखा है साइड दो का रेशियो। देन एरिया, तो आपको देखना है देन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। एट ऑप्शंस आर गिवन, ए 9, बी 3, सी 1/3, डी 1/9। अच्छा यहाँ ये चेंज जिसने किया है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल PRQ अपॉन PC, बेटा इसमें चेंज है। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल PRQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCA। देखिए थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर लिया है, ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को। तो आपको पता है एक थ्योरम है
the ratio of the area of similar triangle is equal to the ratio of the square of their corresponding sides। ठीक है ना। तो इसका जो भी फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, एरिया ऑफ पी आर क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ए करस्पॉन्डिंग साइड। अब आपको वही साइड लेनी है जो यहाँ दे रखी है, यहाँ बी सी और क्यू आर दे रखा है, तो बी सी और आपकी ये क्यू आर आ जाएगी, तो बी सी अपॉन ये ऑर्डर चेंज किया इसलिए हम लोगों ने ये भी चेंज कर लिया, क्योंकि यहाँ ये ऊपर ले लिया, ये ट्राइंगल से, तो इसकी क्यू आर और बी सी। अब देखो यहाँ पर आप कोई भी ऑर्डर लिख सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ये लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप पी आर क्यू लिख दो, या एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर लिख दो, या एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर पी। ठीक है ना, इससे कोई मतलब नहीं, हमारा ऑर्डर यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये है। ठीक है ना, यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो यहाँ से पता चलेगा कि बीसी के करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर, यहाँ से नहीं पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि एरिया ट्राइंगल का ऑर्डर कोई भी लिखो एरिया सेम ही होगा। ठीक है ना, इसलिए हमने ऐसा लिखा ये कि बुक्स में पूछ रहा है ये, बट ऑर्डर इज हियर इंपॉर्टेंट। तो क्यू आर अपॉन बीसी, अब देखो ये बीसी अपॉन क्यू आर 1/3 है, सो क्यू आर अपॉन बीसी कितना 3 हो जाएगा, उल्टा कर लेंगे इसको रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर होता है तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी आपके पास आंसर क्या आएगा 9। ठीक है ना, 9:1, बट 9 इज नॉट गिवन, देन यू कैन से ओनली 9। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ साइन ए इक्वल टू 7 क्या कह रहा है, इफ साइन ए इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ cot A एक ऑप्शन है √3, वन बाय √3, सी है √3/2 एंड डी है 3/2। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री का जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है तो या तो आपके पास 2 मेथड है, अगर स्टैंडर्ड वैल्यू है तो आप टेबल से पता कर सकते हो कि साइन ए की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे होती, अगर स्टैंडर्ड है तो। और अगर ये वैल्यू स्टैंडर्ड एंगल पे नहीं आ रही है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ परपेंडिकुलर आ जाएगा, यहाँ हाइपोटेन्यूज आएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकाल सकते हैं। और जब तीनों साइडें पता है तो हम लोग कॉट भी निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में अपने को साइन ए इक्वल टू 1/2 दे रखा है, और जनरली आपको पता है कि साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे 1/2 होती है। क्लियर, तो हम लोग निकाल लिया एंगल ए। अब एंगल ए पता है तो कॉट ए यानी कॉट 30। ठीक है, कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3। ठीक है ना, तो कॉट 30 की वैल्यू √3 आ गई। ये भी टेबल से हमको, यहाँ टेबल मैंने बता दिया आपको कैसे लिखनी है, बहुत इजी मेथड से, नहीं तो मैंने YouTube पे भी डाला हुआ वीडियो ट्रिग्नोमेट्री वाला, एक बार और देख लेना ताकि और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा क्वेश्चन बहुत हार्ड लगेगा। तो आपका ऑप्शन ए क्लियर, बहुत आसान है ट्रिग्नोमेट्री सबसे, लेकिन जब तक नहीं समझ में आए तब तक बहुत मुश्किल है। तो इसको आप लोग एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्वेश्चन फटाक हो जाएंगे। टेबल के मैंने बहुत आसान तरीके बताया कि टेबल को आपको कैसे लर्न करना है या रेशियो को कैसे लर्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ये फर्स्ट चैप्टर का है 63/72 × 175।
इफ, अब इसके ऑप्शन अलग अलग है। ए है टर्मिनेटिंग, ए टर्मिनेटिंग, बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऑप्शन सी कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हम लोगों ने इसमें थ्योरम्स पढ़े ही, 2-3 थ्योरम है, जहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, ठीक है ना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। तो यहां से आप देख रहे हो जैसे 63 और 72 इन दोनों में 9 का डिवाइड जा रहा, ठीक है ना, या छोटी वैल्यू से देना चाहे तो 3 का भी जा रहा है दोनों में। तो जो कॉमन फैक्टर है उनको पहले कैंसिल करने पड़ेंगे। तो 9 7 9 8 और 7 का इसमें दोगे तो 7 से ये भी हो जाएगा 14, 7 2 जा 14, 2 टाइम 43, 7 5, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आ गया 25। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास क्या आ गया, 1/8 × 25। अब इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अब आप लोगों को क्या करना है, इसको फैक्टर फॉर्म में लिखना है। तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 3 और 25 को। अब हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी, आफ्टर राइटिंग द सिंपलेस्ट फॉर्म, if the given fraction p by q, then q or the denominator is in the form of 2 power n into 5 power m, ठीक है ना। अगर इस तरह का है तो वो किस तरह का बात करेगा, टर्मिनेटिंग good. So when here you can see that in the denominator only 2 and 5 are there, no other factor than 2 and 5, that's why this is a terminating। अगर इसमें 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर आ गया जैसे 3 आ गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए टर्मिनेटिंग। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए कि डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा, तो आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है तो कैंसिल कर लो। कैंसिल करने के बाद में डिनोमिनेटर को फैक्टर फॉर्म में लिख दीजिए, और फैक्टर फॉर्म में लिखने के बाद में आप पता कीजिए कि ये इस फॉर्म में आता है या नहीं। अगर इस फॉर्म में 2 और 5 है तो आपका टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। नाइन से द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, आपको कोई पॉइंट P दे रखा विद द कोऑर्डिनेट 8 5 फ्रॉम द x एक्सिस, फ्रॉम द x एक्सिस, यानी इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, a कह रहा है 8, b 5, c 13 और d है 3। तो सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे x की वैल्यू 8 है और इसकी वैल्यू 5 y की, तो मान लो पॉइंट आपका ये आ गया x 8 5। तो ये x एक्सिस से कितना दूरी है, यानी ये डिस्टेंस निकालना, दिस इज हाउ मच फार फ्रॉम द x एक्सिस। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब लोग आप लोगों को
कोऑर्डिनेट बताई थी, तो उसमें पॉइंट का मीनिंग भी बताया था कि कोई भी पॉइंट जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट x, y होता है। तो x, y का मतलब यही होता है कि पॉइंट है, वैल्यू ऑफ x represent the distance from y axis and value of y coordinate gives you the value from x axis। तो यहाँ पर ये उल्टा मामला है, ये ध्यान रखें, क्योंकि जैसे कि आप देख ही रहे हो इसका ये है x एक्सिस, क्योंकि ये जितना लेंथ है वो ये, यानी ये अगर 8 यूनिट है तो ये भी 8 है, यानी y एक्सिस से कितना दूर है 8 यूनिट। लेकिन हम लोग क्या लिखते हैं इसको x कोऑर्डिनेट, और x एक्सिस से कितना दूर है ये, यानी ये डिस्टेंस, तो ये हमारा 5 है, तो ये डिस्टेंस 5 है। तो x एक्सिस से ये कितना दूर हो गया 5 यूनिट, एंड y एक्सिस से पूछता तो 8 यूनिट। तो आपका आंसर क्या आएगा बी, ठीक है ना। इसको फ्रॉम x एक्सिस पूछा तो आपका 5 आ गया, y एक्सिस से पूछते थे डिस्टेंस ये पॉइंट यहां से कितना दूर है वो कौन बताएगा, x कोऑर्डिनेट, यहां से कितना दूर है वो y कोऑर्डिनेट, राइट। तो इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लाइन, ये भी तो इसी का है कोऑर्डिनेट का, द लाइन x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 1 intersect ऑप्शंस आर ए दे रखा 5 1, बी 1 5, सी 1 1 और डी है आपका 5 1। तो देखिए अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो x इक्वल टू 5 विद लाइन पैरेलल टू, मान लो 5 पॉइंट ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा, दिस इज x इक्वल टू 5, और y इक्वल टू 1 विद लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये मान लो 1 है, यहां 1 0, ये 1 आ गया। अब ये दोनों यहां इंटरसेक्ट कर रहे थे, इस पे x एक्सिस की वैल्यू तो 5 होगी और y वैल्यू 1 होगी। तो आप लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करके भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आंसर आपका ए आ गया 5 1, ठीक है ना। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1, जैसा ये यही रखा है, ज्यादा कंफ्यूज आपको होना नहीं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से दिए थे, बहुत आसान है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11, if HCF of 168 and 126, HCF of 186 and 126 ऑप्शन ए 21, बी 42, सी 14 एंड डी 18। तो देखो आपको एचसीएफ निकालने का कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू में आंसर से मतलब है, जो आपको मेथड आता है इजी है, जिसमें गलती होने की संभावना कम है, आप वो लगा सकते हो, ठीक है। या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हो। तो जब आप इसका ये 168 है, दिस इज 168, इसको करेक्ट कर लीजिए बेटा 168। तो 168 पे आप प्राइम फैक्टर करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको फैक्टर करनी आता है, 2 का दोगे फिर 3 का दोगे, सो प्राइम फैक्टर ऑफ 168 विल बी 2 पावर 3 into 7। इसी तरह से इसका भी करोगे, प्राइम फैक्टर 2 का दोगे, 3 का, 4 का, 2 भी जा रहा है, प्राइम का दोगे 2 into 3 पावर 2 into 7। तो ये दोनों का आपको, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़ रहे हो तो आप लोगों को सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर निकालना। अब हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर देखना है।
तो देखिए इसमें एक 2 है, इसमें 3 है, तो कम से कम एक 2 आ गया, इसमें 3 एक है और इसमें 3 2 है, 3, इसमें 7 एक है 7, तो ये आपका एसईएफ होगा। ठीक है, 2 × 21 = 42, आपका ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए, आपको एक फिगर दे रखा है, विद द हेल्प ऑफ फिगर यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन। तो हम लोग फिगर ड्रॉ कर देते हैं। ए ट्रायंगल इज गिवन ABC at 390 degree. This angle C is considering side is given 12 30. The question what say in the figure tan A minus cot A. Tan A minus cot C is equal to, इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए कह रहा -1 D1 और सी है 0 D1/2। तो देखिए जब आप एंगल ए को कंसीडर करना है और एंगल सी को, अब मान लो हमने एंगल सी को कंसीडर किया है, तो जब आप एंगल सी को कंसीडर करोगे तो ये साइड आपका बेस हो जाएगी और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। अब आपको कॉट सी, ठीक है ना, कॉट किसका होता है? जैसे कि हमने बताया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो ये आपको पता है tan है, sin cos tan। अब tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आ गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ बेस हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि 13 है, ये 12 है, तो बेस कितना आ जाएगा? पाइथागोरस ट्रिपलिन अगर याद है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, अदरवाइज देखो इसको आप नहीं निकालो तो साइड से भी कर सकते हो। इसको BC और परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा AB। एक और शॉर्ट मेथड बता देता हूँ कि आप इसको सिर्फ साइड ही लिखिए, साइड का मेजरमेंट मत लिखिए। अब मैं दूसरा ले रहा हूँ tan A, यानी अब हम लोग एंगल कौन सा कंसीडर कर रहे हैं? A। तो जब आप एंगल A कंसीडर करोगे तो ये साइड इंटरचेंज हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड से एंगल है और ये हमारा परपेंडिकुलर। तो tan A जब लोगे तो tan का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर पर बेस। तो अब हमारा परपेंडिकुलर क्या है? BC और बेस क्या है? AB। अब इन दोनों को माइनस करो, tan A minus cot A, tan A minus cot C। tan A की वैल्यू भी वही है जो tan B, AB minus BC। तो ये दोनों ही सेम है, so they are cancel, having a good, so our answer will be C। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट the perimeter of a quadrant, the perimeter of a quadrant of a circle of radius 7/2 centimeter, of a circle of रेडियस 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या आपको पता ही है, जैसे कि एक सर्कल है, इसमें हम 4 पार्ट करेंगे, तो ये क्वाड्रेंट एक हो गया, इसका पेरीमीटर आपको निकालना।
तो पेरीमीटर का मतलब ये सर्कल का पार्ट प्लस ये दो लेंथ, ठीक है ना। तो पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, ऑप्शन आप चाहे तो लिख सकते हो 6.5, 8.5, 6.5, 8.5 और सी है 12.5 और डी है, बेटा ये कंप्लीट नहीं हुआ, टाइम हो जाएगा आप लोग YouTube से देख लेना, मैं डाल दूंगा 12.5 और डी है 14 सेंटीमीटर, राइट। अब क्वाड्रेंट का आपको फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना। तो पेरीमीटर यहां से आप देखिए क्या हो गया, ये दो रेडियस प्लस होगा आर, तो पेरीमीटर इक्वल टू ये तो 2r हो गया, ठीक है। और सर्कल का फोर्थ पार्ट है, ठीक है ना। सो वी कैन राइट दिस एज पाई आर, सर्कल का टोटल 2 पाई आर होता है, इसमें 4 का डिवाइड कर लेंगे तो 2r प्लस पाई आर बाय 2। अब r की वैल्यू रख दीजिए यहाँ 7/2, तो 2 इंटू 7/2, 7/2 into 2, right? So now you can solve all these values. Pi you can take 22/7, 7, 7, 11. So this is 7 plus 11/2, can be 7 plus 5.5, that is 12.5. So this is our answer at 12.5 centimeter. You can take the correct answer C. तो इस तरह से आप लोग ये solve. This is all about today's class. Thanks for watch this lesson. Also continue with us for more videos regarding the important questions, MC questions. Please like, share and subscribe Stars Point.